हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो है प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था 2022 में, ये क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेकेंड क्वेश्चन पेपर है। लेकिन अगर आपका जो है यूटेट फर्स्ट है तो आप भी ये जो है इसे इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो है पेडागोजी हो गया। पेडागोजी आपका जो है पेडागोजी और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका ऑलमोस्ट दोनों में जो है सेम ही रहता है, क्योंकि पढ़ना हमें पेडागोजी वहां भी यही है और इसमें भी यही पेडागोजी है। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स जो है इससे पहले भी मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं। जो 2023 का पेपर हुआ था उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स दूसरा यहाँ पे जो है हिंदी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज की वीडियो मैंने जो है अपने दूसरे चैनल में मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और उसके यहाँ पे अन्य वीडियो भी जो मैंने जो सीटेट के अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी मनोवैज्ञानिक हो गए उनके मैंने जो है यहाँ पे शॉर्ट वीडियो यहाँ पे डाल रखे हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने वो शॉर्ट वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी मैंने वहाँ पे अपलोड यहीं पे इसी चैनल में अपलोड कर रखे हैं। और उनकी जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे जो है एक जो है मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या रहती हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित ये शिक्षण शास्त्र। तो विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र है। यह उन सिद्धांतों के समूह को संदर्भित करता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसमें सीखने का माहौल, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, तरीके, सामान्य शैक्षिक सिद्धांत इसमें सभी शामिल हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने ऑप्शन लिए हैं तिनको एक्सप्लेन भी करेंगे, और 1 से 30 तक के क्वेश्चन है। तो आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। और यहाँ पे जो है आप पेन पेपर ले सकते हैं, इसमें आपका जो राइट आंसर बनता है उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर राइट बना, और उसके बाद यहाँ पे जो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देखेंगे स्मृति हो जाएगा और इसमें चिंतन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मानसिक विकास के अंतर्गत स्मृति, चिंतन जैसी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है। स्मृति उन प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें सूचनाओं का संचय करना शामिल है। इस विशिष्ट प्रक्रिया को धारण करते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे तथ्य यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे निरंतर विकास का सिद्धांत ये सही है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत ये भी सही है। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित सिद्धांतों में निरंतर जो है विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत और वंशानुक्रम का वातावरण व अंतःक्रिया सिद्धांत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक है। तो यहाँ पे जो सीखने की प्रक्रिया में बाधक कौन कौन से कारक आते हैं ये हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या आता है? तनाव आता है और उसके बाद थकान। यानी अगर आपके तनाव है और थकान है तो ये आपको क्या हो सकते हैं, आप सीखने में किसी भी कार्य को क्या कर सकते हैं, सीखने में बाधक बनेंगे। रुचि रहेगी तो रुचि से क्या हो जाएगा, जल्दी से वह सीख सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो सीखने की प्रक्रिया है, बाधक कारक तनाव और थकान है। बच्चों के सीखने के तरीकों में विविधता होती है, जैसे
अनुभवों के माध्यम से प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने से, चिंतन करने से, अभिव्यक्त करने से, छोटे एवं बड़े समूह में गतिविधियों आदि से सीखते हैं। गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक। गणित के प्रश्न को हल करना और किसी के बारे में कल्पना करना ये किस प्रकार का है? संज्ञानात्मक है। तो यहाँ पे देखेंगे गणित के प्रश्न हल करने के बारे में, और ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है। मनोविज्ञानी का जो क्षेत्र होता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, जो यह समझने पर केंद्रित है कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं। एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से जो है मनोविज्ञान किस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे चिंतन, संवेग, रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल इसे प्रभावित करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है ये क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे प्रीवियस पेपर है, तो प्रीवियस पेपर से जो है काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो विकास की जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति अमूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। इसमें बच्चे जो है मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं और यह विचारों के बारे में चिंतन के लिए विभिन्न और लचीले तरीकों को लागू करने की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो सृजन आदि का उपागम का प्रयोग, बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, सतत आकलन का प्रयोग, कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज रूप में बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये सभी कथन हमारे सत्य हैं कि जो यहाँ पे सृजनवादी को उपागम का प्रयोग करेंगे, बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के बारे में ध्यान देंगे और सतत आकलन करेंगे और कक्षा जो है व्यवस्था अन्वेषण उसकी खोज रूप में बदलना है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उसे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते हैं। यह कथन सीखने के, तो यह कैसा कथन ये हमें बताना है, तो यह हो जाएगा तत्परता का नियम। क्या हो जाएगा कि किसी यहाँ पे कि जो विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं तो उसमें जो है किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। ये कथन जो है तत्परता के नियम को दर्शाता है। इस नियम का अभिप्राय यह है कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम उसे जो है शीघ्र सीखते हैं, और तत्परता में यह कार्य जो है इच्छा निहित रहित होता है। आपने भी देखा होगा खुद पे, अगर हम इन चीजों को अप्लाई करें कि आपने देखा होगा जैसे हम कोई कार्य को करते हैं, अगर उस कार्य में हमारी रुचि रहती है तो हम उस कार्य को जल्दी से सीख लेते हैं। लेकिन अगर कोई एकदम से किसी कार्य को हमें देता है और अगर हमारा मन नहीं होता है तो चाहे हम उसे 10 बार कर लें तब भी हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। किसी समस्या का समाधान करते समय यदि विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है किसी समस्या का समाधान करते समय वह विद्यार्थी अचानक उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है, तो इस प्रकार अधिगम को अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहते हैं। और यह सिद्धांत जो है पूर्णतः अन्य भागों से भी समझ की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण है। आपने कभी देखा होगा, कभी कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उसी समय से देखते हैं, या हमने उस क्वेश्चन को नोट डाउन किया और फिर उस क्वेश्चन के बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आप जो है बहुत देर से पहले से लर्न कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं वो आपको उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने अपने द्वारा किया या खुद सोचा उसके बारे में या उसको ढूंढा, तब वो क्वेश्चन आपके जो है लॉन्ग टर्म रहेगा। तो इसको इस तरह से हम इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे तो क्या है, यह किस प्रकार का चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यह हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन। अब समालोचनात्मक चिंतन क्या है इसको हम देख लेते हैं। यह एक संज्ञानात्मक कौशल है। समालोचनात्मक चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक कौशल है जिसमें तर्क संगत निर्णय या निष्कर्ष निकालने के लिए सूचना का विश्लेषण, मूल्यांकन और विश्लेषण संश्लेषण करना शामिल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 12। यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतर क्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा भी बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है? तो ये है बी, संगीतमय और अंतर्व्यक्तित्व। तो विद्यार्थी द्वारा गाने की धुन बजाना, बनाना, अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतर क्रिया करना, दूसरों की सहायता करना, इसका जो सामाजिक दायरा है बहुत ही अच्छा है, तो वह जो है संगीतमय और अंतर्व्यक्तित्व बौद्धिक कौशल में अच्छा रहता है। पारंपरिक कौशल को एक प्रकार की सामाजिक कौशल भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन और इंटरवेक्शन के समय पर काम आती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परिणामों के परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। तो बुद्धि परीक्षण का प्रयोग जिसके द्वारा बुद्धि परीक्षण एक बच्चे के तर्क और समस्याओं का हल करने की क्षमता का माप है। बुद्धि परीक्षणों का निर्माण विभिन्न स्थितियों, विषय वस्तु आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता का केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? 14 के यहाँ पे राइट आंसर है, ये हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम अधिगमकर्ता के केंद्र में रखा जाता है, न कि शिक्षक के। विद्यार्थी जो है केंद्रित अवसर समस्या आधारित दृष्टिकोण के साथ होता है, जहां समस्याओं को शिक्षार्थियों के हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखेंगे। एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह उदाहरण किसका है? तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका जो है यूटेट फर्स्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि क्लास फर्स्ट से और 5th तक के जो बच्चे रहते हैं, और वैसे तो 6th में भी ये देखा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो रहता है क्लास फर्स्ट से आप देखेंगे प्राइमरी में ये देखा जाता है, जिन बच्चों को स्टार मिला जाता है वो पूरे दिन भर क्या करते रहते हैं कि बहुत ही मतलब उत्तेजित रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं कि आज हमें क्या मिला है, स्टार मिला है। तो इस तरह से जो है इनको मतलब किस तरह से हमें ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखना है ऑप्शन नंबर डी, बाह्य अभिप्रेरणा का। तो विद्यार्थी जो है सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा स्टार बना देता है, और यह उसका अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जब व्यक्ति जो है बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार और सजा के डर के कारण करता है, तब हम यह इसे बाह्य रूप से प्रेरित होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, और आपने अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर नहीं किया, तो प्लीज आप इसे शेयर कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आप इसे जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीटेट हो गया, यूटेट हो गया, कोई भी आप टेट देते हैं, तो ये आपके ऐसे नहीं है कि आप जो आप कॉम्पिटिटिव टाइप में नहीं है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं। किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती है, लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं। यह उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध का। तो विद्यालय में जो है भोजन आकाश की घंटी जो है किसी दिन 12 बजे नहीं बजती है, तो लेकिन फिर भी बच्चे क्या है भोजन के लिए उठ जाते हैं। यह जो है शास्त्रीय अनुबंध का उदाहरण है। यह एक आदत गठन के रूप में सीखने और प्रतिस्थापन पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो सीखने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। इस सिद्धांत में जो है सीखी जाने वाली क्रिया छोटे से छोटे पदों पर विभाजित किया जाता है, और इस सिद्धांत के अनुसार यह किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम हमें मिलते हैं। तो प्राणी यह प्रक्रिया बार बार दोहराता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे जो है एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ना होता है। इसका उद्देश्य होता है छात्रों को बिना भेदभाव के साथ एक साथ अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत की सम्मिश्रण होता है। अधिगम क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ये हो जाएगा नवीन ज्ञान का अर्जन करना, नवीन कौशल का अर्जन करना, नवीन मूल्यों का अर्जन करना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये सभी जो है अधिगम है, नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 19 में, तो यहाँ पे कौशल हो गया, अर्जन हो गया और मूल्यों का हो गया, इनको जो है व्यापक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हमें जो है सुमेलित करना है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। विद्यालय का वातावरण और इसके उदाहरण देखे गए हैं क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे शारीरिक, तो शारीरिक क्या हो जाएगा, दोस्तों के साथ खेलना, तभी तो होगा। अगर हम घर में बैठे रहेंगे या अगर तो ये तो ऐसे में हो सकता है जब यहाँ पे क्या करेगा सारी गतिविधियां होंगे तो तब क्या होगा शारीरिक, तो दोस्तों के साथ खेलना, यहाँ पे ये आंसर है, तो दोस्तों के साथ हो जाएगा खेलना। मनोवैज्ञानिक क्या हो जाएगा, कक्षा कक्षों की संख्या, क्या हो जाएगा मनोवैज्ञानिक हो जाएगा कक्षा कक्षों की संख्या। सामाजिक क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा प्यार और देखभाल। और सांस्कृतिक क्या हो जाएगा, रीति रिवाज और परंपरा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर हमें एक भी अगर आता है ना, इसमें अगर हम इसमें थोड़ा डिनोट कर पाते हैं तो आप इसमें देखेंगे सांस्कृतिक क्या हो जाएगा, यानी रीति रिवाज परंपराएं हो जाएगी, सांस्कृतिक हो जाएगा। समाज से हमें क्या मिलता है, सामाजिक क्या हो जाता है, देखभाल भी होती है, प्यार भी मिलता है हमें, कहीं से हर तरह की चीजें होती है समाज में, अच्छा भी है तो बुरा भी है, इस तरह से हमें क्या मिलता है वहां से। तो ये हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे अगर दो ऑप्शन सही हो जाते हैं तो हमारा अन्य ऑप्शन हमारे अपने आप सही हो जाते हैं। बाकी अगर इसमें इतना कठिन भी ये क्वेश्चन है नहीं। अगर देखेंगे तो सारे कहाँ से मिलेगा, सारे हमें कहाँ से मिलेगा, दोस्तों के साथ खेलने, यानी खेलने से यहाँ पे, क्योंकि इसी से सारे का अगर हमें क्या है अपने जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये हमारा क्या है इस तरह के हमारे सारी गतिविधियां हो जाती हैं। थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का। तो थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक का दर्शन गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का उदाहरण है। यह छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है। यह बच्चों की इंद्रिय और को उत्तेजित कर सम्मेल, विजन, फीलिंग और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है और बच्चों को कई प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VIBGYOR उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। अगर हम देखते हैं तो ये है न्यूमोनिक का, किसका उदाहरण है, न्यूमोनिक का उदाहरण है। तो VIBGYOR विवग्योर न्यूमोनिक का उदाहरण है। द्वीपों का उपयोग करते हुए न्यूमोनिक्स ऐसी कई रणनीतियां हैं जो सूचनाओं को बनाए रखने और पुनर्प्राप्ति करने में दक्षता के लिए सुधार और छवियों का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए 23। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। गतिविधियों का योजन बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक होना चाहिए और भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते बनानी चाहिए। तो यहाँ पे 23 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। यहाँ पे सूची दी गई है, सूची 2 से हमें यहाँ पे फिर देखना है कौन से यहाँ पे होगा 24। सबसे पहले चलन बाधित दिव्यांगता, चलन बाधित दिव्यांगता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसी पाठ्यचर्या अनुकूल की आवश्यकता नहीं है। सीखने संबंधी दिव्यांगता, ये हो जाएगा शिक्षण रणनीति एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूल। अल्प दृष्टि दिव्यांगता, तो बड़े अक्षरों में किताबें। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, इसका आंसर यही है। तो चलन बाधित दिव्यांगता में किसी पाठ्यचर्या अनुकूल की आवश्यकता नहीं है। सीखने संबंधी दिव्यांगता में जो है शिक्षण रणनीति एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूल होना चाहिए।
अल्प दृष्टि दिव्यांगता में बड़े अक्षरों वाली किताबों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है सर्वश्रेष्ठ है जिसमें हम बच्चे की समझने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, यह प्रश्न जो है सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझ को योग्यता का आकलन कर सकते हैं और बाल विकास उन परिवर्तनों का वर्णन करता है जो बच्चे बड़े होने के साथ अनुभव करते हैं, जैसे शारीरिक हो गया, रूप से बड़े होते हैं, उनकी ज्ञान कौशल का व्यवहार भी किस विकास में होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे रह रखे हैं लास्ट 5 क्वेश्चन रह रखे हैं और 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि बीच में मैं जो है क्वेश्चन को एकदम कंटिन्यूअस करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे कोई भी इंटरप्ट बीच में नहीं करता हूँ, इससे हमारा जो फ्लो रिदम होता है वो क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। इसलिए तो अगर आपने प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 26 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सुमेलित नहीं है, विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियां जो है सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य। तो यहाँ पे ये भी क्या है, व्यक्तित्व व सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां, सामूहिक खेल, गायन में प्रतिभागिता। तो ये भी कौन सा हमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वो हेतु गतिविधियां, चलना, कसरत करना, ये भी सही है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, बागवानी, पकड़ना व भागना। तो ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियां, सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य है। व्यक्तित्व सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां, सामूहिक खेल, गायन और प्रतिभागिता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ा देने हेतु गतिविधियां, चलना, कसरत करना है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है नहीं सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ा देने वाली गतिविधियां, बागवानी, पकड़ना और भागना नहीं है। ये जो है इसमें जो है गत्यात्मक कौशल सीखने को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा जो है अभ्यास करके या गतिविधि के साथ तेजी से हम क्या करते हैं, सटीक रूप से यहाँ पे निष्पादित करते हैं। 27 एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे का विकास किस अवस्था में होता है। ये होता है परिश्रम बनाम हीनता। तो एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष के बच्चे का जो विकास होता है परिश्रम बनाम हीनता अवस्था में होता है। परिश्रम बनाम हीनता अवस्था जिसमें बच्चे पहली बार परिवार से परे बृहत्तर समाज में प्रवेश करते हैं, और यदि बच्चे इस चरण में पार कर सफल होते हैं तो वह समाज के वापस देने के लिए एक सार्थक सामाजिक भूमिका विकसित करने में सक्षम होते हैं। 27 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। 28 अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विस्तारीकरण। तो ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विस्तारीकरण। सृजनात्मक चिंतन के विस्तारीकरण की अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य भी है। विस्तारीकरण जोड़े गए विचारों को विकसित करने और विस्तृत करने के लिए विषय की सूक्ष्मता को दर्शाता है। अगला है रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण है। तो यहाँ पे रोसा इंक ब्लॉट जो है व्यक्तित्व परीक्षण है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की विभिन्न साहित्यिक धब्बों संबंधी धारणाओं को दर्ज करने और मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं या वैज्ञानिक रूप से उत्पन्न जटिल एल्गोरिथम या फिर दोनों का उपयोग कर विश्लेषण किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व परीक्षण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखेंगे फ्रेंड्स। कक्षा कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता, स्वस्थ अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कक्षा कक्ष में जो है एक सृजन एक शिक्षक को संवेदनात्मक और देखभाल, यहाँ पे जो है विश्वसनीयता, स्वयं के प्रति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे कौशल गुण करने चाहिए।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो है फ्रेंड्स में हिंदी जो 2022 का पेपर था, हिंदी पूछी गई थी, और उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान। तो अगर आप जो है केवल पेडागोजी आप किस तरह से यहाँ पे चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसमें वीडियो में अन्य आप क्या सुधार चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है वीडियो में जो है सिंपल वे में बनाता हूँ, और आप इसमें जो है अभी जो है इतना जो है, क्योंकि तो ये अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इसमें फ्रेंड्स आप कौन सा किस पे आप वीडियो चाहते हैं, केवल आप यहाँ पे पेडागोजी से संबंधित वीडियो चाहते हैं, या सब्जेक्टिव वीडियो चाहते हैं, या हिंदी लैंग्वेज पे या इंग्लिश लैंग्वेज पे, किस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।